वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की यूनिट 4 से रिलेटेड मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। यूनिट 4 का पार्ट 1 जिसमें जो बाकी के टॉपिक्स थे वो मैंने लेके ख़त्म कर दिया था, एंड इसमें जो टॉपिक मैंने लिए हैं पार्ट 2 में वो टैक्स अथॉरिटीज़ एंड असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी इंक्लूड्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड जुडिशियल अथॉरिटी, ये दोनों ही अथॉरिटी जो होती हैं वो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंक्लूड होती हैं। अगर हम बात करें कि डेजिग्नेशन ऑफ द असाइनिंग ऑफिसर क्रिएटेड ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस, सो फर्स्ट अप्रैल 1998 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो असाइनिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन को बताया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट चेन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो टैक्स अथॉरिटी होती है उसमें बहुत सारे टैक्स अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जैसे CBDT भी कहते हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है। ठीक है, एंड एडिशनल हमारी डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स होता है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स होता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स होता है। देन उसके बाद हमारा आता है इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद हमारा आता है इनकम टैक्स रिकवरी, उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा होता है वो होता है इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स। सो अगर हम बात करते हैं लास्ट चेन की, तो लास्ट चेन हमारी होती है इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स। चलिए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन इन्फॉर्म थ्रू द फॉलोइंग मीडिया दैट सच अथॉरिटी विल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी। मतलब CBDT को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी अथॉरिटीज़ को देनी होती है, सो मीडिया के किस मतलब कैसे देती है, जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू वो अपनी जो कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करती हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की कि वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया। जितनी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी हैं, जैसे कि अगर आप देखिए अभी मैंने आपको जितने भी नाम बताए 10 नेम्स हैं हमारे, तो उन जितनी भी जो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 116 में, सॉरी 16 नहीं 116 में जितनी भी इनकम टैक्स ऑफ की अथॉरिटी हैं उनको डिफाइन किया गया है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द प्रोविज़न रिगार्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करती है उससे रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो किस सेक्शन में दिए गए हैं, तो वो 117 सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन। तो इसका काम, जो सर्कुलर होता है, जो नोटिफिकेशन होता है, उसको बाइंडिंग करने का काम किसका होता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी का होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है प्रेसिडेंट इन दी बाइंडिंग ऑन किसका होता है, वो सभी का होता है। कोर्ट्स का भी होता है, एप्लीकेटर टर्मिनल का भी होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाई कोर्ट जो होता है प्रेसिडेंट्स ऑफ नॉट बीडिंग किसका नहीं होता है। तो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में अभी मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो इन सभी से रिलेटेड जो होता है बिडिंग नहीं करता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया है जो नॉट बिडिंग की कैटेगरी में हो। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। वेयर एवर इन द एक्ट द फ्रेजेस प्रिस्क्राइब्ड अपीयर्स इट मीन्स द रूल हैव बीन फ्रेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कन्फर द पावर ऑफ इशू सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन। तो ये पावर किसके पास होती है? CBDT के पास होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम। देखिए जो हमारा फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट होता है वो कब से अप्लीकेबल होता है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा ये कि जो अमेंडमेंट होता है बाय द फाइनेंस एक्ट वो कब से अप्लीकेबल होता है? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस ईयर फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लीकेबल होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। असाइनिंग ऑफिसर इज असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है, डिप्टी कमिश्नर भी होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर भी होता है, तो ये चारों ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। हु कंट्रोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। टॉप अथॉरिटीज़ आर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी। मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें सबसे टॉप की अथॉरिटी कौन सी होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब CBDT की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इन इनकम टैक्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है, तो उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। बट अगर यही रिटर्न हमको एक फर्म को जो है वो फाइल करना हो तो ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिट डेट। तो ऑडिट डेट की लास्ट डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, 30 सितंबर। ध्यान रखिएगा, अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन द केस ऑफ फर्म हो तो हुज अकाउंट आर एक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एंड द डेट ऑफ 30 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन और इंटरेस्ट। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन इनकम उसको हो रही है सैलरी से, फैमिली पेंशन से, इंटरेस्ट से, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड करेंगे हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में। किस में, फॉर्म 1 में इनकम टैक्स ITR फॉर्म 1 में उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ कंपलसरी। मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो किसके लिए कंपलसरी होता है, सो वो इनकम टैक्स SSC के लिए भी कंपलसरी होता है, इम्पोर्टर्स के लिए भी कंपलसरी होता है, एंड जो भी हमारे SSCs होते हैं अंडर सर्विस टैक्स उन सभी के लिए भी कंपलसरी होता है। तो इन तीनों के लिए जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज़ डन। जो रेक्टिफिकेशन मतलब जो गलती होती है उसको सही करने का काम जो होता है वो किस अंडर सेक्शन में होता है, तो वो अंडर सेक्शन 154 में होता है। ध्यान रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज़ डन अंडर सेक्शन 154। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट अगर हम करते हैं तो उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 140A में। ध्यान रखिएगा, जो हमारी अगर हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की, तो हमारे कितने टाइप के असेसमेंट्स होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के असेसमेंट होते हैं। ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो 4 टाइप के असेसमेंट में किसको किसको इंक्लूड किया जाता है। एक तो होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, एंड रेगुलर असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है और री असेसमेंट होता है। तो ये 4 टाइप के असेसमेंट होते हैं। सेल्फ असेसमेंट को डिफाइन किया गया है 140A में। अगर हम बात कर लेते हैं रेगुलर असेसमेंट को, तो उसको डिफाइन किया गया है 143 सेक्शन 3 में। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, तो उसको डिफाइन किया गया है 144 में। और अगर हम बात कर लेते हैं कि री असेसमेंट, उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 147 में। तो ये याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आपसे सेक्शन पूछ सकते हैं। तो असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 140A में। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वही पूछ लिया गया कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेस्ट जो जजमेंट असेसमेंट होता है उसको 144 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि असेसमेंट अंडर दी सेक्शन 143 फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 शैल बी कंप्लीट फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विद इन 18 मंथ। कितने मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 18 मंथ। ध्यान रखिएगा। अब बात कर ली गई यहाँ पे कि पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीड। देखिए, बैंक में जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो पैन हमारे लिए कब, पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर हमारे लिए कब ज़रूरी हो जाता है, जबकि जब हमारा जो फिक्स डिपॉजिट हो वो 50,000 से ज़्यादा हो। ध्यान रखिएगा, कितनी अमाउंट से ज़्यादा हो, 50,000 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। रिटर्न बाय द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। देखिए, रिटर्न बाय द इंडिविजुअल, ठीक है, रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में। अगर बात कर लेते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ द इनकम, उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, उसको 139 सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। एंड परमानेंट अकाउंट
नंबर जिसको हम पैन कहते हैं, पैन को डिफाइन किया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो उसको सेक्शन 39A में डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि टाइप ऑफ असेसमेंट, कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के असेसमेंट हैं, बट आप वो असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के असेसमेंट होते हैं। सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड री असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो रेगुलर असेसमेंट होता है, रेगुलर असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इससे पहले मैंने जब आपको बता दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर असेसमेंट होता है उसको अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में बताया गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ मेरी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई और आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने सारी यूनिट्स कंप्लीट कर दी हैं। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड मैंने 2 एमसीक्यू के वीडियो डाले हैं। इससे पहले मैंने और भी जो मेरे थ्योरी बेस्ड जो वीडियोज़ है वो भी मैंने 2 डाले हैं। अगर बात कर लेते हैं यूनिट 2 की, तो उससे रिलेटेड मैंने टोटल आई थिंक 4 या 5 वीडियोज़ डाले हैं। 3 जो है वो हमारे एमसीक्यू के पार्ट हैं, 1, 2, 3 पार्ट एमसीक्यू से रिलेटेड है, और एक हमारा थ्योरी बेस्ड है, वो उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें भी एमसीक्यू हैं। एंड यूनिट 3 से रिलेटेड मैंने 2 पार्ट्स डाले हैं और यूनिट 4 से रिलेटेड भी मैंने 2 पार्ट्स डाले हैं। तो इसके साथ में मेरी पूरी इनकम टैक्स का जो एमसीक्यू पैटर्न था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आप लोगों की स्टडी इस वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इनकम टैक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड पेपर होने के बाद प्लीज़ रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरा ये वीडियो जो है, मेरे जितने भी वीडियो इनकम टैक्स थे वो आपकी पेपर में कितना हेल्पफुल रहे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।